हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट यूज करता है, वो सबसे पहले तो उन ग्रोथ हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, उन ग्रोथ हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन मतलब जिबरलिंस है, साइटोकाइनिन्स है, इनके फंक्शंस क्या है उस पर्टिकुलर प्लांट में, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, वी विल जस्ट फिनिश द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जितना होता है हमारा, एंड देन टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। विल स्टार्ट विद द सिंपल थिंग व्हिच इज व्हाट इज द डिफरेंस सर बिटवीन डेवलपमेंट। यस, आज की रिकॉर्डिंग वो मतलब सर आज के नोट्स भेज दोगे ना? मैं फिर ये आज के नोट्स। ना पूरा कंप्लीट होने के बाद आधा आधा क्यों, फिर दो ओके ओके आ जाएगी दोबारा, ओके सर। पूरा होने के बाद ही भेजूंगा फिर मैं चैप्टर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। तो दोनों सिनोनिमस लगते हैं, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम। सो अगर हम ग्रोथ को कंसीडर कर रहे हैं कि व्हाट इज अ ग्रोथ, तो ग्रोथ की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल, organ or a whole organism, usually accompanied by increase in dry weight. Dry weight समझते हो, मतलब जो भी हमारे में लिक्विड वेट है, लाइक ब्लड का वेट, वाटर एंड ऑल, ये सब वेट हटा के, बिकॉज दीज कीप्स ऑन चेंजिंग, वाटर का वेट दीज कीप्स ऑन चेंजिंग, but the dry weight excluding the water that remains stationary, मतलब not stationary, that in plants it is continuously growing, for us it becomes stationary, ठीक है, it depends। तो ग्रोथ का, इसका ग्रोथ से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि ग्रोथ इज समथिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग इन साइज। ग्रोथ, कोई चीज बड़ी हो रही है, ठीक है, ग्रोथ, एंड दैट इज इरिवर्सिबल, मतलब अगर कोई चीज बड़ी होगी दैट इज इरिवर्सिबल इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस आल्सो, समथिंग हैज ग्रोन, अब उसका साइज रिवर्स नहीं हो सकता है, वापस नहीं हो सकता है, दैट इज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज एंड परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज सर मतलब, हाँ सर, सर ड्राई वेट का मतलब क्या था, दोबारा बताना। ड्राई वेट मतलब वही, जैसे अगर हमारा ड्राई वेट निकालना है तो हमारा ब्लड हटा दो, हमने जो पानी पिया है पानी निकाल दो, जितने भी हमारे अंदर लिक्विड है वो सारे लिक्विड हटाने के बाद जो वेट होगा हमारा, दैट बिकम्स द ड्राई वेट, ठीक है। अगर हम ओके सर। एक फ्लावर होता है, हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे हमारे लेवल पे, बीएससी के लेवल पे, तो अगर हमें ड्राई वेट लेना होता है तो हम पहले उस फ्लावर को सुखाते हैं, वी ड्राई इट कम्प्लीटली यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल इट, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर इन लेबोरेटरी, तो उनसे हम इन्हें ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि इनका जो भी लिक्विड वेट है वो हट जाए, देन वी मेजर देम, देन उनको उनका वजन किया जाता है, दैट बिकम्स द ड्राई वेट। तो ड्राई वेट बढ़ता रहता है, लिक्विड वेट चेंज होता रहता है, मैंने अभी पानी पिया है देन माय वेट विल बी इंक्रीज, ऐसा होता है, बट अगर मैंने पानी नहीं पिया है, आई एम थर्स्टी, देन माय वेट विल बी रिड्यूस, तो इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए वो सेफ पर रहने के लिए आपको वहाँ पे बोल रहा है कि ड्राई वेट इंक्रीज होता है, जब भी किसी चीज की ग्रोथ होती है ना, तो ड्राई वेट इंक्रीज होता है, ये वो आपको मेंशन करके बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ तो ये चीज होगी, ग्रोथ इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, एक देयर इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज हैपनिंग, एंड इट कैन बी एनीथिंग, लाइक द सेल ग्रोज, पूरी बॉडी के सारे सेल ग्रो होंगे तब ऑर्गन्स ग्रो होंगे, और बहुत सारे ऑर्गन्स अगर साइज में बड़े होंगे तो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म, लाइक वी एज अ पर्सन वी ग्रो। सेम हैपेंस विद प्लांट एज वेल, जस्ट दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन, उनमें ऑर्गन नहीं है, वो टिश्यू लेवल पे ही रह जाते हैं, वो टिश्यू लेवल पे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ समझ में आया, ग्रोथ समझ में आया, डेवलपमेंट पता चलेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ विल बी क्लियर। अब के लिए यस सर। ग्रोथ इज क्लियर, आई होप ग्रोथ इज क्लियर। यस सर। ओके, ओके, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन कि ठीक है, सबको समझ में आया नहीं आया, बिकॉज़ यू आर जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, just give me a response. Typing one doesn't take even a second for you. Thank you so much. Okay, so now we'll start with development. Now, what is development? Okay, so development is like a complete cycle. Development is like a complete cycle, and growth is one part of it. So, yeah, development is like a complete cycle, and growth is like one part of it. मतलब किसी चीज की अगर development होनी है, तो उसमें एक पार्ट होगा कि हाँ उसका, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए उसकी, समझ रही हो डेवलपमेंट मतलब। तो अगर मैं रीड करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखो, डेवलपमेंट, इट इज अप्लाइड टू द होल सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गोस थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, मतलब पूरी लाइफ साइकिल में जो भी चेंजेस आते हैं, बी इट फिजिकल चेंज अगर होगा तो वी कैन कॉल इट ग्रोथ, बी इट्स अ मेंटल चेंज, ठीक है, बी इट अ बिहेवियरल चेंज, जितने भी चेंजेस ये आते हैं, दिस ऑल बिकम्स अ टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट, ठीक है। Like just you could take an example of a human, take an example of human,
take an example of a child's brain and an adult's brain, so they will have some kind of a difference. So you will understand the brain of an adult will be more developed compared to the brain of the child. It's like that. समझ में आ रही है चीज? तो यही है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज लाइक बहुत सारे चेंजेस, नॉट जस्ट द फिजिकल चेंज, नॉट जस्ट द ग्रोथ, but it will include various kind of changes inside the body of a plant or an animal. जितने भी चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, दैट बिकम्स द डेवलपमेंट कि नाउ दिस प्लांट इज डेवलप्ड. ठीक है. मतलब एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि वी इंडिया एज अ कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग. डेवलपिंग. दो ही आंसर बाकी. Developing. Can you just give me an example of developed country? Russia, USA. America. Russia, US, correct? So they are developed countries. So how they are developed? Because they had performed different kind of functions, different kind of changes throughout the life cycle. ठीक है. Throughout the life cycle मतलब उनकी जब से US as a country establish हुआ है, तब से लेके उनमें जो भी चेंजेस आए हैं, ऑल द चेंजेस को अगर हम कंपेयर करें, ऑल द चेंजेस को अगर हम एक नजरिए से देखें, देन वी कैन कॉल इट, यस, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इट विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया. देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है. डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, happiness index and all different kind of things are there. हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं, but you can see the example. So they have undergone different kind of procedures, different kind of steps. ठीक है. Different, like industrial revolution was there. ठीक है. We had green revolution which was not that successful, but yes, successful to a certain limit. They had industrial revolution, industries आई वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ आई वहाँ पे. ठीक है. तो वो सारे changes जो यूएस में आए हैं, all these changes collectively we can call them as a developed country, and we India as a country we are undergoing developing. मतलब हमारी so we are still in the process. Of development. We are still in the process of development. ठीक है. तो ये चीज है. तो growth is just a part of development. ठीक है. और आगे पढ़ते हैं, क्लियर होगा. The development is always associated with morphogenesis and differentiation. अब स्ट्रिक्टली देख रहे हैं इसको प्लांट के नजरिए से. ठीक है. Now don't involve countries, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कुछ भी मत इन्वॉल्व करो. Just not even humans. Just consider humans. You can consider, but just consider any plants for now. हम plants की बातें कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो, the development is always associated. होगा morphogenesis. Morpho is something related to physical thing, shape. Morpho is something related to shape. देखो, morphogenesis is the development of shape of cell and organ. morphogenesis किसी भी चीज का मतलब दिखना, shape, इसका size, that is morphogenesis. and differentiation तो अभी तक अभी हो क्लियर होगा. differentiation on the other hand is applied to qualitative differences with cells, tissues and organs. Qualitative बोल रहा है, quality not quantity, it's quality. like how many different kind of cell are performing a specific function. ऐसा ही होता है. differentiation यही होता है. सेल्स तो सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डिवाइड होकर बनते हैं, बट सम सेल्स बिकम जाइलम, सम बिकम फ्लोएम एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑल दिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंशिएशन. all this depends upon differentiation. Or like a group of cell they start performing a specific function. They start performing a specific function that is called as differentiation, cell differentiation. First step is cell division. Cell divide होंगे, बहुत सारे cell divide होंगे. The numbers will be in thousands or lakhs. Cell divide हो गए. The next step will be cell differentiation. अब cell differentiate होगा कि different group of cells will be allotted different kind of functions. उनमें हमारे तरीके से organs तो है नहीं plants में, तो cells को ही सब कुछ perform करना पड़ेगा. तो different kind of cells will start performing different functions. तू बन जा xylem, तू बन जा phloem, मैं बन रहा हूँ mesophyll cell. ठीक है. मैं जा रहा हूँ stem में, मैं जा रहा हूँ roots में. ठीक है. So all these kind of things that becomes differentiation. तो ये बोल रहा है डेवलपमेंट में दो चीजें आती है. वन इज morphogenesis
एंड वन इज डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि जो शेप वगैरह कैसे चेंज हो रहा है। अगर कोई बॉडी अगर किसी भी चीज में डेवलपमेंट हो रही है तो शेप तो चेंज होगा ही उसका, ठीक है, तभी हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे। एंड डिफरेंशिएशन मतलब कि भाई जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन आई होप विल बी क्लियर नाउ, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल अ कैम्बियल सेल, कैम्बियम पता होगा आपको, आई होप कैम्बियम पता होगा। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ जो इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में जो यूज होता है। अ कैम्बियम सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। कैम्बियम सेल जो है ये डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है कि कैम्बियम तो कैम्बियम है, नॉर्मल कैम्बियम है, बट आपने ये देखा होगा कि कैम्बियम सेल्स अंदर की तरफ निकालता है जाइलम, बाहर की तरफ कैम्बियम का एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में। अंदर की तरफ जो सेल होगा वो बन जाएगा जाइलम, बाहर की तरफ जो सेल होगा वो बन जाएगा फ्लोएम। टेल मी आपको याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, बताओ मुझे, ये याद है कि नहीं? सेकेंडरी ग्रोथ में हमने पढ़ा था। सर मैं नहीं था, एक बार रिवाइज करा वो तुम बोल नहीं दो। थे, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर दिया है फिर, और तुमने खुद से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर अभी भी तो मैं 4th चैप्टर चल रहा हूँ। पे हो, चलो कोई भी डाउट रहा तो पूछना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सारी चीजें यहाँ यूज होती है अभी। बिकॉज ऑल एवरी अदर पर्सन, इफ आई कंसिडर जयदीप, सोनाली, प्रतीक, बिकॉज दे हैव रिस्पॉन्डेड, so I hope नाम लेते ही कैम्बियम सेल तो you got the, you have clicked the location कि भाई मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। Then as soon as I said कि कैम्बियम सेल जब डिवाइड करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा, अंदर की तरफ वो क्या निकालेगा, बाहर की तरफ वो क्या निकालेगा। So I hope प्रतीक, जयदीप, सोनाली या all of you जिसको याद है उनको पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। If that is the case, that is very good. If that is the case, that is very good. I'm happy कि आप लोगों को याद है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैम्बियम की बात चल रही है। ओके, तो ये चीज था डिफरेंशिएशन। मतलब अब उस कैम्बियम सेल नॉर्मल सेल है, कैम्बियम सेल एक नॉर्मल सेल है, वो सेल डिवाइड हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया। अब वो सेल तो क्या पड़ी है कि मैं फ्लोएम बनूं कि जाइलम बनूं, नहीं, बट दैट सेल जो डिवाइड होते हैं वो डिफरेंशिएट होते ही होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते ही हैं, कुछ बन जाते हैं जाइलम, कुछ बन जाते हैं फ्लोएम। दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, ऑल द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रोथ। तो जब जब डेवलपमेंट होगी तो वहां पर ग्रोथ तो होना ही है, डेवलपमेंट होगी तो ग्रोथ तो होगा ही। ड्यूरिंग ग्रोथ द न्यू सेल्स आर एडेड बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ तो होगी, ग्रोथ तभी होगी ना जब सेल डिवाइड होंगे, ग्रोथ तो तभी होगी ना जब सेल डिवाइड होंगे, सिंपल लॉजिक है, ग्रोथ तो तभी होगी जब सेल डिवाइड होंगे। द ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज, करेक्ट है, इंक्रीज इन वेट, प्रोटोप्लाज्म मल्टीप्लिकेट्स। मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म समझते हो, प्रोटोप्लाज्म समझते हो, सेल वॉल के अंदर का सब कुछ इस प्रोटोप्लाज्म। हार्ड डेट स्ट्रक्चर ना सर, हाँ, हार्ड होता है ना वो सर। क्या होता है? सर हार्ड हार्ड नहीं यार, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्लस न्यूक्लियस, यस। एक साइटोप्लाज्म तुम्हें पता है ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है? आस्किंग फॉर शिवम, यस सर। you understand what is cytoplasm? Yes, cytoplasm, does it involve nucleus? cytoplasm nucleus involve करता है? यस सर। नहीं करता है। cytoplasm is just cytoplasm. cytoplasm क्या होता है, मुझे बताओ, cytoplasm क्या होता है? सर ये भी याद नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं कि आप 10th में पढ़ रहे हो। anyone else want to try what is cytoplasm? सर न्यूक्लियर एनवलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में का सारा फ्लूइड। वापस बोलो। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में का सारा फ्लूइड जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। Just 1 minute. Okay, I'm just repeating it once more. एक बार में क्लियर कर लो। साइटोप्लाज्म में सेल वॉल हो गया, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, नहीं तो अपनी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज, सारे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बाद अंदर एक गोला होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इट विल बी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस एनक्लोज्ड होता है किसमें, न्यूक्लियर एनवेलप में,
न्यूक्लियर एनवेलप में देयर वाज वन क्वेश्चन यार जो आपने रीसेंट एग्जाम दिया था, सबने करेक्ट किया, बट सम पीपल हैव पुट इट रॉन्ग आल्सो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सिंपल लॉजिक, सिंपल आंसर था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसमें क्या कंफ्यूजन? पहला सेल ऑर्गेनेली हमने वही पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट विल स्टार्ट विद न्यूक्लियर एनवेलप। आप लोग लिख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई खाली छोड़ के आ रहा है। ऐसे मत करो, एक तो सिंपल पेपर था उसमें भी ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? एंड एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग मार्क्स अलॉटेड हैं वो नहीं देख रहे हो। आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ, सर। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप जो क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हो ना, आप लोग वो क्वेश्चन में कितने मार्क्स अलॉटेड है वो नहीं देख रहे हो। देन नाउ दैट विल टेक यू इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। हाउ कि यार अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट अगर वो आपको आता है बहुत अच्छे से, इफ यू हैव स्टडीड दैट टॉपिक, आप उसमें 5 मार्क्स का आंसर लिख के आ रहे हो, आप उसमें लिखते जा रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जहाँ पर 5 मार्क का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखने हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, आप वहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें लिख के आ रहे हो, 3 लाइनें लिख के आ रहे हो बिना डायग्राम के। दैट डजंट मेक एनी सेंस। एक एक कौन था वो, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा है। इस बार तुम्हारे पेपर भी एडिट नहीं होगा, मैंने सारे एडिट करे थे बट वो सेव नहीं हुआ मेरा, जो रेड पेन से मैं टिक किए थे। दैट वाज पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ 5 मार्क के जो क्वेश्चन थे जिसमें पूछा गया था आप लोगों से कि मियोसिस के सारे स्टेजेस बताओ, मियोसिस के सारे स्टेजेस बताओ। समवन हैज, मतलब क्या लॉजिक आके समवन हैज जस्ट मेड राउंड arrows, that round become 2 round, again arrows, those 2 rounds now became 4 rounds, meiosis complete। I mean, क्या था ये? कौन था वो, मुझे बता दो, किसने किया है ये काम? तो स्टेजेस बतानी है भाई, स्टेजेस, मियोसिस की स्टेजेस बतानी है। हम फिर इतने दिनों से ऐसे ही क्या हम एनाफेज, टीलोफेज, ये मेटाफेज, प्रोफेज कर रहे थे, उनका फिर फायदा क्या हुआ जब आपने लिखा ही नहीं वो नहीं चलेगा। किसी ने, कईयों ने बहुत अच्छा आंसर भी लिखा है जिनको 5 में से 5 मिले हैं। कईयों ने, अगली बार से मैं टेक डाउन करके रखूंगा कि किसने अच्छा लिखा है, किसने गलत लिखा है। जिसने अच्छा लिखा होगा उसका मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम से, मैं आई विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, ठीक है? तो वो नहीं करो, वो बहुत सही है। तो आप लोगों को देखना है भाई, जितने नंबर ऑफ मार्क्स है इनटू 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी देयर। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। If the question is for 5 marks, you have to write 10 points. If not 10 points, just write 6 to 7 points and draw a diagram. That is the best solution. Simple. Someone has asked you, I consider कि अब तो lack of time होगा या कुछ और issue होगा, that I consider. But if the question is asking you draw the stages but it is for 5 marks, then it is by default that you have to write certain things about that particular stage, not just draw the diagram. अंडरस्टैंडिंग? अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ डायग्राम बता दो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डायग्राम ही लिखना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करो। कितना टाइम लगता है? प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब होता है, क्रोमैटिन कॉइल होने लगते हैं, सिंपल। मेटाफेज में वो ब्रीच वाली लाइन पे अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज पे वो दोनों दूसरे तरफ जाने लगते हैं। सिंपल चीज है। फिर वापस अगले स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बन जाते हैं। ऑल दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट यू आर नॉट रीडिंग इट इन अ स्टोरी काइंड ऑफ अ फॉर्म। आप स्टोरी की तरह उसे पढ़ो ना, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। वैसे मत करो कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, यू विल गेट कंफ्यूज लेटर ऑन। स्टोरी की तरह पढ़ो, हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फर्स्ट स्टेज का अब एग्जैक्टली उल्टा इज द लास्ट स्टेज। मेटाफेज बीच में आ जाएगा, एनाफेज तो खींचेगा। सिंपल थिंग, उसमें क्या ही लॉजिक लगाना है, ठीक है? तो I don't know how you guys are performing. Like some of you have shared your marks in this particular UT. Like Jaideep has done. I think only Jaideep has done. बाकी तो कोई marks किसी ने बताया नहीं मुझे। अगर see that from your marks I can also understand कि is the way I am teaching, is it helpful for you guys or not? वो भी चीज help होगी मुझे। Like Jaideep has told me his marks that those are very good.
ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट अब आई कंसिडर कि हाँ जयदीप को एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से एटलीस्ट उसको 30% एटलीस्ट यूज हो रहा है, 30% एटलीस्ट यूज हो रहा है, 70% he is giving his effort, he is reading from other things and all, at least I am providing 30% guidance to him. But आप लोगों का क्या सीन है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, आर यू हैप्पी विद दिस और नॉट। अच्छा सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, पर्सनली मुझे मैसेज करो। आप लोगों का जो पेपर हुआ था, देखो सिंपल लॉजिक है यार, आप लोगों का पेपर हुआ था, ठीक है अथर, टेक एन एग्जांपल ऑफ हिम, ही इज सेइंग he got 30 out of 50, so for those 20 marks, for those 20 marks you have done something wrong, for those 20 marks you have done something wrong, but did सर you come and ask me कि सर ये जो 20 marks मेरे गए हैं, इसमें ऐसा तो एक जरूर होगा कि एक क्वेश्चन जो आपको कंप्लीटली नहीं आया, तो वो आपने पूछा क्यों नहीं? सर मुझे That- मेरी पीडीएफ रिटर्न नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पीडीएफ कौन सी पीडीएफ? सर सोल्यूशन वाली आपने जो चेक किया है ना सर, वो वाली मुझे वापस नहीं मिली, मैंने 3-4 बार खोल के देखा। हाँ, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हुई ना। और ये जो तुम्हें जो मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, ये 30 आउट ऑफ 50 कौन से हैं? सर बायोलॉजी की है ना। मैं ये मार्क्स तो मैं ही देता हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल के मार्क्स पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, स्कूल का नहीं बोल रहा था मैं अभी बायोलॉजी टेस्ट का बोल। ये तो मैं ही करता हूँ सर, चेक मैं ही देता हूँ मार्क्स, और वो भी मैं इतना लीनियंटली आपको ऐसे मतलब फुल ऑफ द फुल देता हूँ, मुझे कोई नहीं। वेरी गुड मार्क्स भक्ति, वेरी गुड मार्क्स। मैं तो स्ट्रिक्टली चेक करने लग जाऊंगा ना, फेल हो जाओगे सारे तुम लोग। So mostly people have got very good marks. Oh, that is very nice. I got from Bhakti, I got from Shivam, I got from Athar, I got from Jaideep. Baki, send me a private message. That will be perfect. But in this chat only. आंसर पॉइंट में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन यार, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि यार अगर that depends on the question, like if the question is about meiosis and mitosis, then there is no point in writing a paragraph about it, there is no point at all। आपको क्यों लिखना है जब अगले ने किसी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी उसको माइटोसिस को या मियोसिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो आपको क्यों उसे पैराग्राफ में लिखना है? जस्ट राइट इट डाउन ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, दिस फेज। इट्स एज सिंपल एज दैट यार, कुछ भी वो नहीं होना चाहिए इसमें। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें हाँ यार, अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड स्पेसिफिकली यू डोंट हैव अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट्स, देखो जब आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं ना, तो गो एंड राइट पॉइंट्स। एंड अगर आपको लग रहा है हाँ डिफरेंशिएशन, इसने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, टिक टिक टिक, फुल मार्क्स। इसका फ्रीज हो गया भाई। ओके, everyone, I hope everyone has got very good marks, like 5 marks सबके कटे हैं, 5 to 6 marks कटे हैं सबके, बाकी mostly you have done very good I think। हाँ, that is very good। तो अगर आप लोग ऐसा मुझे फीडबैक देते रहोगे तो that is good for me as well and for you as well, है ना? Because this ये जो पेपर है, these are very simple, the paper which you will get in next year will be a bit difficult, ऐसा होता है, ठीक है? और this year's final becomes very difficult। कौन सी वाली बात वापस बताऊं सर? कौन सी वाली बात वापस पूछो तो मैं भूल गया। जो क्वेश्चन नहीं आता, देखो सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन नहीं आता तो उस पे फर्स्टली इनिशियली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
यू कीप ऑन थिंकिंग। अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन यार, देखो कई लोगों ने एक मिनट, लेट मी ओपन दैट फाइल ना, आई विल जस्ट सी कि मार्क्स मैंने कैसे कैसे दिए हैं, आई विल जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग। बिकॉज देखो कई लोगों ने, आई डोंट नो दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम अलॉटेड या कॉल, कई लोगों ने पूरा पेपर किया है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड सम ऑफ यू हैव लाइक पूरे सेक्शन छोड़ रखा है, 5 मार्क का पूरा सेक्शन छोड़ दिया, 10 मार्क का पूरा सेक्शन छोड़ दिया ना। ऐसे कैसे, मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप क्या पता आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, दैट कैन बी अ इशू, बट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि उसमें आप लोग टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हो रादर देन लिखना, आंसर नहीं लिख रहे हो आप लोग। इसमें देखो, इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा स्कोर मिला है आकांक्षा को, मिला है आकांक्षा एंड वन मोर, भक्ति, आकांक्षा एंड भक्ति, यू बोथ गॉट 42। आप लोगों ने मार्क्स नहीं देखे क्या आपने? मैं ऐसे इतनी मेहनत करता हूँ। आकांक्षा got 42, he got 42, Aryan Pawar is Athar Pawar got 30, Mehak got 37, Prateek got 28, I don't know why Prateek. Piyush got 31, Sahil got 23, Sarita got 27, Sonali got 31. You all are in range of 30, which is not good. Akansha ka paper if I open, एक तो फर्स्टली हैंडराइटिंग अच्छी है, स्पेस दिया हुआ है काफी, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द आंसर। नॉट, देखो देयर आर पीपल, if the question is of 1 marks and if the question is asking about the scientist name, just write down the scientist name, Singer and Nicholson, खत्म करो। आप लोग लिख रहे हो the cell theory has been given by this Sheldon and Swan, क्यों? किसी ने पूछा? भाई नाम पूछा है, Sheldon and Swan लिख के खत्म करो। पूरा सेंटेंस बना रहे हो, सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, 1 मार्कर आर फॉर 1 मार्क्स ओनली। आंसर मिल गया तो कोई नहीं काटने वाला मार्क्स। सेम थिंग, अब देखो पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा था, तो why to waste 1 minute, just write down mitochondria, why to write mitochondria is the power house of the cell, नहीं जरूरत है भाई, नहीं जरूरत है। एक और चीज, सेंट्रोजोम्स नहीं पता आप लोगों को कहाँ होते हैं सेंट्रोजोम्स? people are writing this यूकैरियोट्स, सबको पता है यूकैरियोट्स में ही होगा, यूकैरियोट्स प्रो में नहीं होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। बाय एनिमल सेल इज द राइट आंसर, यस, प्लांट्स में नहीं होते हैं, बताया भी है, शीट में भी होगा। एक वर्ड लिखा मतलब सेंट्रोजोम इज द आंसर, देन राइट सेंट्रोजोम, इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन पूछा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटीन्यूअस विद व्हाट, तो जस्ट राइट डाउन यार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, खत्म करो ना, उसको लंबा मत खींचो। तो देखो आकांक्षा का पेपर इफ आई एम सीइंग तो अच्छे से लिखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन। जो क्वेश्चन नहीं आता है, शी हैज जस्ट लेफ्ट आउट सम स्पेस, लाइक फॉर एग्जांपल she started with question number 11 which was about chiasmata, CHAISMATA, जो X shaped overlapping होता था DNA का in meiosis। ठीक है, आई होप वो याद सबको होगा, बट उसमें क्या लिखना है वो सबको क्लियर नहीं होगा। मुझे ये बताओ कौन सी शीट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तुम्हें? कौन सी शीट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है? तो फिर ऐसे ये जो टाइम कभी किसी को भी नहीं मिलेगा, ये टाइम तो आकांक्षा को भी नहीं मिला होगा, ये टाइम तो जदीद है स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन हिज मार्क्स, तो ये टाइम तो जदीद को भी नहीं मिला होगा। टाइम तो सबके पास उतना ही है सर, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर टाइम नहीं निकालना है ना, तो आई एम टेलिंग यू, यू कैन आस्क, अब एक दूसरे से ही बात करके पूछो। अगर आप आफ्टर द क्लास अगर आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लेते हो ना, आई होप इट इज बेनिफिशियल। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को बेनिफिट कर रहा है, आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, बट जितना मैंने 2-3 साल से पढ़ाया है,
आई हैव गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट कि सर हाँ, अगर आपकी क्लास खत्म होने के बाद अगर हम वो रिवाइज करते हैं, दैट कैन, वो हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रिटेन रहता है। मुझे बोला है बच्चों ने, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल चीज़ है। बाकी आंसर अच्छा लिखा है। मेटा फेज के बारे में पूछा था, एना फेज के बारे में पूछा था। पीपल हैव सम ऑफ यू हैव नॉट रिटन दिस आल्सो, मेटा फेज एंड एना फेज। इफ वहां पे चलो और था, द क्वेश्चन वाज अ लिटिल मिसप्रिंटेड कि वहां पे और था मेटा फेज और एना फेज। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, ज्यादा टाइम नहीं लगता, दोनों के बारे में लिख दो। 2 मार्क्स का है। शी हैज ड्रॉन अ डायग्राम आल्सो, दैट इज वेरी नाइस। समझ गए? तो टीलो फेज के बारे में पूछा था, दैट इज आल्सो वेरी नाइस। आप लोगों ने वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से नहीं लिखा जिसमें पूछा गया था सिग्निफिकेंस, जबकि सिग्निफिकेंस के दो टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, दोनों टॉपिक दिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस अच्छे से नहीं लिखा है किसी ने भी। सिग्निफिकेंस तो प्लीज जरा ध्यान से पढ़ें। बाकी एवरीथिंग इज गुड। बाकी एवरीथिंग इज गुड। आपने बहुत अच्छा लिखा है, डायग्राम भी बनाया, दैट्स व्हाई यू हैव स्कोर्ड मार्क्स। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, लेट्स सी, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बाकी आई होप, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को जो स्कूल में मार्क्स आए हैं ठीक है। आई होप यू आर हैप्पी विद दैट और सेटिस्फाइड विद दैट, आई डोंट नो, बट आप और बेटर कर सकते हो। स्कूल वाले मार्क्स नहीं कट करेंगे। इफ इट इज 1 मार्कर ना, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा भाई। क्यों कट करेगा मार्क्स? तुमने आंसर लिख दिया। 12th को एग्जाम है बायो का, 4 चैप्टर्स। 12th कब है? आने वाली 12th ये। अब ये क्वेश्चन, हाँ नहीं, जो शिवम ने पूछा है कि सर शीट्स को नोटबुक में नोट्स बनाना चाहिए ना, दैट डिपेंड्स ऑन यू यार। देखो, मैंने शीट्स बनाई है फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। नाउ दिस शीट कैन क्लियर योर पेपर, यू कैन फेच गुड मार्क्स। बट अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है, देन आई थिंक कि आप खुद के अगर नोट्स बनाओ, रेदर देन आई वुड सजेस्ट टेक, मैंने इनिशियली भी वही बात की थी नोट्स से भी कि अगर हमारी लाइव क्लासेस होती तो यू वुड हैव गॉटन द प्रिंट आउट्स ऑफ ऑल दी शीट्स। सो इससे मैं उस हिसाब से डिजाइन करने वाला था कि आई वुड हैव लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर योर नोट्स, कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है तो यू ऐड इट डाउन। सो आई विल स्टिल अगेन रिकमेंड यू दैट कि यार जो शीट्स मैं देता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में है, प्रिंट इट डाउन ना, प्रिंट कर लो यार। 22 चैप्टर है, 22 प्रिंट आएंगे, आपका पूरा खत्म हो जाएगा पूरा सिस्टम। 22 प्रिंट आओ, प्रिंट करवा लो। हर एक 10-10 पेज का होता है एक एक चैप्टर। आप सब कुछ वहीं लिख दो, समझ रहे हो? आप सब कुछ वहीं लिख दो। अगर कुछ एडिशनल पॉइंट मिलता है तब कुछ वहीं लिख दो। जब ऑफलाइन होगी क्लास का बुकलेट मिलेगी क्या, आई डोंट नो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुम लोग डिमांड करोगे तो दे देंगे। आई एम नॉट द वन हु विल बी गिविंग, बट अगर इफ यू विल आस्क देन बुक मिलती है। वैसे शीट्स इनिशियली तो मिलती हैं, तो अगर मिलेंगे तो ठीक है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, शिवम का जो क्वेश्चन था कि इस नोट से लेके नोट्स बनाए तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। यार ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, अब इसका प्रिंट ही ले लो, टाइम बच रहा है। प्रिंट लेके उस टाइम में आप कुछ एक्स्ट्रा रीड करो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड आपकी लैंग्वेज में उस वर्ड में कुछ अच्छे कलर से लिख दो, अरे if this would have been a live classes, I would have shown you my notes, how I prepare the notes, मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। just don't type it down directly, ठीक है? वैसे नहीं होता है। first I will make hand notes and then उसके बाद I have made some notes। अगर हमारी लाइव क्लासेस होपफुली होती है in coming months, I will show you that कि कैसे कैसे बनाया है, how the diagram should be and all। उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक है? so notes, शिवम, फॉर योर आंसर आई वुड नॉट रिकमेंड कि नोट्स बनाओ इसको देख के।
Okay, I'll post you some. I'll post some photos. Definitely, I'll just post some photos. But that topic will not be relevant. हाँ, bio का है, but that is not relevant for you. That is for higher studies and not for you. Okay. I'll send you similar topics, but I'll send you about algae. Algae के बारे में जो मैं पढ़ रहा हूँ, so I'll share that with you guys. Or today only, I'll do it after the class ends today. Okay. I'll do that definitely. हाँ. डेफिनेटली क्यों टाइम वेस्ट करना है? आई नो कि 22 चैप्टर है यार, नहीं होता है 22 चैप्टर तो छोटे हैं. यू हैव मैथ, यू हैव फिजिक्स, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव हिंदी इंग्लिश चलो, बट ठीक है यार, इट विल इंक्रीज योर परसेंटेज. हिंदी इंग्लिश ओनली वही लोग करने वाले, बाकी इतना वो करने की जरूरत नहीं है. ओके, आई विल सेंड यू द हाफ. ये हाफ ही पीडीएफ है, कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल इफ यू वांट आई विल सेंड इट. यस सर. Sir, you can send this. I'll send it. Okay. चलो, तो we'll come back again. हम आज काफी ज़्यादा डाइवर्ट ही हो गए. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा. अब हम देख रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडेटरमिनेट. इसका मतलब क्या होता है? इनडेटरमिनेट का मतलब कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है. जैसे ही हम हैं, हमारी ग्रोथ एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाती है, और फिर हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, बट दो सेल डिवीजन इज जस्ट टू रिप्लेस द ओल्डर वंस, जस्ट टू रिप्लेस द डेड वंस एंड नॉट द एंटायर ग्रोथ. कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते रहते हैं. बट प्लांट्स के केस में है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. सेल हमेशा डिवाइड करता रहेगा. तो इसीलिए बोलते हैं प्लांट की ग्रोथ इज इनडेटरमिनेट, कि वो कभी रुकती नहीं, कंटिन्यूसली ग्रो करते ही जाते हैं. उनकी हाइट बढ़ती ही रहती है. कभी फ्रूट्स आ जाते हैं, कभी फ्लावर्स आ जाते हैं, तब इसीलिए उनकी हाइट या उनकी ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है. कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ बाय एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल. आई होप मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको पता होगा. मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं पता होगा. मेरिस्टेमेटिक सेल्स के टाइप्स पता होंगे. टाइप्स कोई बताना चाहेगा कहाँ कहाँ होते हैं? पोजीशन के हिसाब से टाइप्स जो थे, पता है? किसी को याद है? अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी. अपाइकल टिप पे होता है, लेटरल बीच में होता है, नहीं लेटरल कहाँ होता है? लेटरल साइड में होता है. इंटरकैलरी बीच में होता है. हाँ. इसमें से हाइट कौन सा बढ़ाता है? हाइट. इसमें से हाइट कौन सा बढ़ाता है भाई? हाइट बढ़ाने में कौन हेल्प करते हैं? अपाइकल एंड इंटरकैलरी बोथ. अपाइकल एंड इंटरकैलरी बोथ दोनों हाइट बढ़ाते हैं. एंड लैटरली विड्थ कौन बढ़ाता है? लैटरल वाले. सिंपल, विड्थ बढ़ाता है लैटरल वाले. गुड. आई एम हैप्पी कि आप लोगों को याद है. देखो, the new cells are continuously produced by cell division in meristem. पता है हम लोगों को ये चीज. Such kind of growth wherein the new cells are continuously added to the plant body by active meristem is called as open form of growth. इसको एक टर्म दे दिया गया है, open form of growth. not much important for your exam. कोई नहीं पूछेगा open form of growth, ठीक है, बट ऐसे बोलते हैं क्योंकि सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं. सच काइंड ऑफ ग्रोथ वेयर इन द न्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली एडेड. नए सेल्स कंटिन्यूसली जुड़ते रहते हैं, इसलिए इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते रहते हैं. तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ हम बोलते हैं. ये चीज आपको पता होगी, दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ है, एक सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक हमने किया हुआ है. प्राइमरी ग्रोथ अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो इनिशियली जो एक सीड से एक प्लांट बनने की जो स्टेप होती है, इंक्रीज इन लेंथ जो होती है, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ. उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इज एक प्लांट अगर बन गया, अब उसको विड्थ में चौड़ा होना है, इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन विड्थ, तो उससे हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ तो प्राइमरी मेरिस्टम से होती है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम से होती है. सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम से होती है. सेकेंडरी जाइलम कहाँ से आता है? कैम्बियम से आता है. एक और कहाँ से आता है? कॉर्क कैम्बियम से आता है. आई होप यू आर रिकॉलिंग ऑल दीज थिंग्स. आई होप आप लोगों को पता होगा कॉर्क कैम्बियम. अगर मैं बोल रहा हूँ तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ है? आई जस्ट होप, आई डोंट नो, यस और नो. ओके, चलिए ठीक है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ. तो बस लिखने के लिए लिख दिया, बाकी हमें पता चाहिए. All this is possible because of the presence of different kind of meristem at different location, which we have अभी just हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मेरिस्टम हैं
डिफरेंट टाइप देखे उनका, कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन है हमने वो भी देखी। तो इनकी वजह से जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, इसकी वजह से जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, उसके बाद जो हम देख रहे हैं ग्रोथ इज मेजरेबल। अगर हमें एक प्लांट की ग्रोथ है उसको मेजर करना है और उसे हमें मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, आप लोग बताओ, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, हाउ कैन यू मेजर अ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, टेल मी एनीथिंग। सर उसकी रिंग्स काउंट करके सर, जब उसको काट मतलब वो तो एज बताने के लिए होती है, रिंग्स तो एज, हाँ डेफिनेटली आप उससे ग्रोथ पता कर सकते हो कि हाँ इतनी एज हो गई तो इतनी एज की ग्रोथ हुई है। और कुछ आप अपने आप की ग्रोथ कैसे मेजर करते हो, वेट चेक करके, सर हाइट मेजर करके सर। सर हाइट मेजर करके, हाइट चेक करते हो, बीएमआई निकाल के सर। हाँ बीएमआई, अब प्लांट्स की बीएमआई जो निकालेंगे नहीं यार, प्लांट का वजन कैसे करेंगे, हमारे केस में हो सकता है, ठीक है। हाँ, ग्रोथ इज मेजरेबल ये बोल रहा है, ग्रोथ इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अभी तक क्लियर हो गया होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, क्योंकि हर एक सेल का वजन थोड़ी करते बैठोगे आप, ठीक है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज, वो वजन चेक करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी व्हिच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, to measure growth different parameters can be used like increase in fresh weight is including the liquid weight, मतलब वाटर जो भी होता है, सैप जो भी होता है बॉडी के अंदर, वो सब फ्रेश वेट के अपोजिट होता है ड्राई वेट, जिसमें लिक्विड पूरा हटा देते हैं, जितने भी लिक्विड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बॉडी के वो सारे हटा देते हैं, ड्राई वेट लेते हैं उसका। फिर हम लेंथ देख सकते हैं, फिर हम कैनोपी देख सकते हैं, कैनोपी पता है क्या होती है, वो जो एक कोई भी ट्री होता है कितना अम्ब्रेला टाइप में जो, हाँ जो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है कितना एरिया वो कवर कर रहा है, दैट बिकम्स कैनोपी। कैनोपी आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कैनोपी है तो यार बहुत बड़ा प्लांट है, एरिया कितना कवर कर रहा है वो पर्टिकुलर प्लांट, वॉल्यूम देख सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स, ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट इट डाउन, बट या एक अंदाजा तो आप दे ही सकते हो, अगर उसका इतना इतना सेल है और इतने सारे वो है तो यू कैन अप्रॉक्स अमाउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ग्रोथ मेजरेबल है ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आप मेजर नहीं कर सकते, ग्रोथ इज इजीली मेजरेबल। गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अभी हम देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये ऑलरेडी हमने जब रूट पढ़ा था ना तब हमने फेजेस देखे थे, बट एक और बार फिर से अगर रिवीजन काइंड ऑफ फॉर्म में हम देख लेते हैं, कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फेजेस कौन से होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। चलो इसको देखेंगे हम। तो जो पहला फेज है जिसको हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। अब क्या होगा इसमें, डेफिनेटली आप बता सकते हो, मेरिस्टेमेटिक फेज मतलब सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे। एलोंगेशन फेज में सेल्स अब डिवाइड हो चुके हैं, अब वो मैच्योर हो रहे हैं, अब वो एलोंगेट कर रहे हैं, साइज में बड़े हो रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम्स एलोंगेशन। मतलब मेरिस्टेमेटिक फेज में जब सेल्स डिवाइड हो गए, एलोंगेशन फेज में सेल्स का में अपना साइज इंक्रीज कर लिया, मैच्योरेशन फेज में वो लोग मैच्योर हो चुके हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग मैच्योर हो चुके हैं, सेल मैच्योर हो चुके हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक फेज देखेंगे, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल्स ग्रोज, सेल इन द ग्रोइंग रीजन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म न्यूमरस सेल्स, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर रीजन, जो भी पर्टिकुलर एरिया ग्रो कर रहा है वहां पे जो माइटोटिक सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, दैट बिकम्स द इन द मेरिस्टेमेटिक फेज। ये होता है मेरिस्टेमेटिक फेज।
These cells are isodiametric. Isodiametric is near to oval, round जैसा shape होता है, मतलब similar shape, सारे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, सबके diameter same होते हैं, isodiametric, ठीक है, with prominent large and conspicuous nucleus. Conspicuous मतलब easily visible, देख के बता सकते हो, that is conspicuous nucleus and rich protoplasm. Rich protoplasm मतलब protoplasm आपको easily visible होगा, मतलब बहुत सारा cytoplasm होगा, nucleus भी होगा, आप easily उसे देख पाओगे, ठीक है, आप इजीली उसे देख पाओगे, रिच प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये विदाउट वैक्यूल्स नहीं होना चाहिए, विद वैक्यूल्स होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी विद वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी बढ़ जाते हैं, वैक्यूल्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, जस्ट मेक दिस करेक्शन, ये विद है, ठीक है, विद वैक्यूल्स, ठीक है. They have thin cellulosic cell wall with many plasmodesmata. Plasmodesmata पे हमने इतनी बार डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं बता पाए थे आंसर एग्जाम में. आप लोगों ने नहीं, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं, ये इंटरकनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेल्स, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेगा, इनके थ्रू करता है प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है. In higher plant, the meristematic phases takes place in meristem at root apex and shoot apex. रूट की जो टिप होती है वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रो करेंगे, रूट ग्रोथ होंगे वहां पे, शूट एपेक्स मतलब जब एक सीड से प्लांट बन रहा है तो रूट ग्रो करेंगे और ऊपर शूट ग्रो करेगा, तो ये किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से होता है, और इस पूरे फेज को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, इस पूरे फेज को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है. फिर आ जाता है फेज ऑफ एलोंगेशन, फिर आ जाता है फेज ऑफ एलोंगेशन. अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, it is the dominant phase in the growth of plant. During this phase, the newly formed cell absorb more water, as a result भी बना है. सर फ्रीज हो गए, क्या सर फ्रीज हो गए थे बीच में, आप थोड़ी देर के लिए. अभी oh, your internet connection is unstable आ रहा है, अभी दिख रहा है, अभी ठीक, यस सर अभी ठीक. कुछ मिस हुआ क्या, मतलब बीच का? नो सर. एक वर्ड मिस हुआ सर. हाँ फिर ठीक है. तो फेज ऑफ एलोंगेशन की बात चल रही थी, जैसे ही सेल डिवाइड कर गया, जैसे ही सेल डिवाइड कर गया, अब वो आ चुका है एलोंगेशन फेज में, अब वो आ चुका है किसमें, एलोंगेशन फेज में. जस्ट गिव मी 1 मिनट. एलोंगेशन फेज में क्या होगा भाई, एलोंगेशन फेज में क्या होगा कि सेल अपनी टर्जिडिटी इंक्रीज करेगा, सेल अपनी टर्जिडिटी इंक्रीज करेगा. टर्जिडिटी इंक्रीज करना मतलब वो अपने अंदर बहुत सारा पानी भर लेगा, ताकि उसके जो वॉल्स पे प्रेशर पड़े, वॉल्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो, उसका साइज इंक्रीज हो, उसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज करेगा. प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करना है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना. साइटोप्लाज्म अगर बड़ा होगा तो मोर सेल ऑर्गेनेलीज वो अकोमोडेट कर पाएगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज वो अकोमोडेट कर पाएगा, ताकि इसमें क्या हो रहा है, सेल अभी मैच्योर हो रहा है, ठीक है. और बात समझ में, vacuoles appear at the center, the cell wall become more thickened. Due to these event, the cell enlargement of cell takes place in all direction, ठीक है, चारों तरफ से वो enlarge होगा. This is phase of elongation. सर सर बोलो. सर वो रूट में जो मेरिस्टम होता है वो सर किसमें सर एलोंगेशन में हेल्प करता है, वो डाउनवर्ड करता है कि अपवर्ड? क्या 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 सर जो मेरिस्टम होता है ना, रूट के पार्ट में मेरिस्टम हाँ सेल, तो सर वो एलोंगेशन में हेल्प करता है, वो डाउनवर्ड करता है कि अपवर्ड करता है? अगर वो शूट का मेरिस्टम है तो वो ऊपर उठेगा, अगर वो रूट का मेरिस्टम है तो वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा. ओके सर. ठीक है, इसमें ऐसा है कि अगर वो सीड को आप उल्टा भी रख दो ना, जहां से रूट निकलने वाला है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ कर दो, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, जहां से रूट निकलना है वो डेफिनेटली घूम के नीचे आएगा, और प्लांट नीचे से निकल के फिर ऊपर ही जाएगा. दैट इज द काइंड ऑफ फिजियोलॉजी अ सीड हैज. जो पार्ट को सॉइल चाहिए होती है वो डेफिनेटली सॉइल ढूंढ के वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ग्रो करने लगेगा एनी हाउ. अगर आप सीड को उल्टा डाल दो, टेढ़ा डाल दो, कैसे भी डाल दो, ठीक है. फेज ऑफ मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन क्या है, सेल एलोंगेट कर गया है, सेल बड़ा बन गया है, अभी सेल को ड्यूटी चाहिए, सेल इज नाउ मैच्योर, नाउ सेल हैज टू वर्क. अब सेल को काम परफॉर्म करना है, तो कैसे परफॉर्म करेगा,
During this phase, the enlarged cell become differentiated to perform specific function. Correct है? Differentiation होगा तो different function अभी वो perform करेगा. Differentiation हो गया, different function अभी वो perform करेगा. The matured cell gradually get differentiated into permanent cell. अब mature cell है, वो differentiate हो गए, differentiate होने के बाद अब वो permanent cells बन गए, permanent tissue बन गया. वो एक specific function perform कर रहे हैं, specific function perform कर रहे हैं by attaining their maximum size in term of wall thickening and protoplasmic modification. अब यहाँ पे उसने डिफरेंशिएट हो गया, बढ़िया आराम से वो काम करने लगा है, पूरा मैच्योर होके वही अभी एक पर्टिकुलर काम जो काम उसको मिला है वो वही काम करने लग जाएगा. एक और टर्म आता है ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसको बोलते हैं द टाइम इंटरवल फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक फेज टू मैच्योरेशन फेज. मेरिस्टेमेटिक से लेके मैच्योरेशन फेज तक जो भी टाइम लिमिट आती है, जो भी टाइम आता है, जो भी टाइम लगता है, उस पीरियड को बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ. ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है प्लांट की. ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है प्लांट की, बिकॉज फेज ऑफ मैच्योरेशन के बाद मैक्सिमम, एक बार प्लांट बन गया, एक बार बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है, अब उसको क्यों सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? जस्ट फॉर फ्लावरिंग. अगर फ्लावरिंग करना हो, फ्रूटिंग करना हो, तब वो सेल डिवाइड करेगा, या फिर उसको अगर कोई डैमेज हुआ है तब वो सेल डिवाइड करेगा, या उसका नॉर्मल वेजिटेटिव जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए परफॉर्म करेगा. बट जो ग्रैंड पीरियड जो होता है ग्रोथ का, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, वो होती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेरिस्टेम से लेके मैच्योरेशन फेज तक. ठीक है, तो ये था ग्रोथ. अब एक जो टॉपिक बचा है दैट इज ग्रोथ रेट. So this is a little longer topic. We'll do it. अब ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट देखो, growth of an organism or plant of the organism is expressed in form of growth rate. growth rate के फॉर्म में कर रहा है कि इतने टाइम में ये कितना बड़ा हो रहा है, इतने टाइम में. रेट उसी से बताएंगे ना कि इतने टाइम में ये कितना ग्रो कर रहा है. That becomes the rate. Growth is growth ना, कि इतने साल में इतना ग्रो हो गया, that is growth. अगर आपको रेट निकालना है तो बट इतने साल में ये कितना ग्रो हुआ, that becomes your growth rate. ये एक मिनट के अंदर कितना ग्रो हुआ है, या एक घंटे के अंदर कितना ग्रो हुआ है, या एक साल के अंदर कितना ग्रो हुआ है. ग्रोथ रेट, which is defined as increase in growth per unit time. Unit time can be anything, seconds, hours, days and all, जितना भी होगा वो सब. ठीक है, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ग्रोथ कितनी हुई है. फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है ऐसा, या 1 आवर में 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है ऐसा. ठीक है, वो सब चीजें होती है इसमें. फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम, दैट बिकम्स ग्रोथ रेट. कुछ भी इंक्रीज हुआ कितने टाइम में हुआ, वो उससे मिल जाएगा हमें रेट. कि अगर ये प्लांट इतना छोटा था और ये आज 1 साल बाद इतना ग्रो हुआ है, तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा कि ये इतना ग्रो हुआ है, इतना सेंटीमीटर ग्रो किया है इसने 1 साल के अंदर. दैट बिकम्स योर ग्रोथ रेट. अब एक चीज ध्यान दो, इनिशियली जब सेल डिवाइड होगा, ये देखो इनिशियली जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है सर. यस सर. सर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है या फिर क्या है सर, कोई वे है क्या? कोई दैट डिपेंड्स ना कि आप वेट से कैलकुलेट कर रहे हो, हाइट से कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. ओके सर. कैलकुलेट करते हैं लोग, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं कि भाई 1 घंटे में या 1 घंटे में या 1 घंटे में तो चलो क्या ही फर्क पड़ता है, बट 1 दिन में या फिर 1 हफ्ते में प्लांट कितना ग्रो किया है. तो दैट डिपेंड्स कि आप हाइट देख रहे हो, वेट देख रहे हो, नंबर ऑफ लीव्स देख रहे हो, दैट डिपेंड्स. ठीक है, चेंज होता रहेगा, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, देखो मेल फीमेल पोलन ग्रेन आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा. जाइगोट अभी सिंगल सेल होता है, बट जाइगोट डिवाइड करके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. अब देखो, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेज क्या होगी कि जाइगोट डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, 1 से 4 होंगे, फिर ये होंगे, फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा. तो जो पहली स्टेज ऑफ डिवीजन आती है, उस फेज को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक डिवीजन. जियोमेट्रिक यानी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ. अब ये दोनों सेल डिवाइड ही करेंगे, ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि ये जाके फंक्शन करने लग जाएगा. क्या फंक्शन करेगा, अभी तक तो वो जाइगोट ही है, अभी ना उसमें जाइलम है ना उसमें फ्लोएम है, वो क्या ही फंक्शन करेगा. समझ में आ रही है बात? बिकॉज अभी अभी वो जाइगोट था, जैसे अभी अभी जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया.
ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, ठीक है, सिंगल सेल। जाइगोट ने फर्स्ट डिवीजन किया, फर्स्ट डिवीजन किया, 2 सेल बना दिए। अब क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि सेल प्लांट मैच्योर है तो एक सेल चला जाएगा कोई फंक्शन परफॉर्म करने और दूसरा सेल डिवाइड होगा, तो फिर से ये 2 निकाल देगा, ऐसे ऐसा तो है नहीं, बिकॉज नाउ द सेल इज इन द ग्रोथ फेज। द सेल, हाँ, सेल अभी क्या होगा, सेल इज इन ग्रोथ फेज, जो बॉडी है ग्रोथ फेज में, तो इसमें क्या होना चाहिए, सेल कंटिन्यूसली ग्रो होना चाहिए, उसको कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका सिर्फ एक ही फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज उसको जाइगोट से क्या बनना है सर, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, और एम्ब्रियो तक पहुंचने के लिए उसको नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे करने पड़ेंगे, उसके बाद एम्ब्रियो से उसको एक प्लांट बनना है, उसके लिए उसको नंबर ऑफ सेल्स तो बहुत ही ज्यादा करने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस बिकॉज अभी तक कोई हर एक सेल कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी तक प्लांट ही नहीं बना है, अभी तक तो वो एक सेल है, अभी तक तो प्लांट ही नहीं बना है। इस केस में क्या होगा, जो इनिशियल जो होती है सेल डिवीजन, वो जियोमेट्रिक होती है। जियोमेट्रिक मतलब इस टाइप की, एक 2 सेल है, डिवाइड हुए 4 सेल बन गए, तो चारों के चारों डिवाइड करेंगे, फिर ये सारे डिवाइड करेंगे, फिर ये सारे डिवाइड करेंगे, ये हो जाता है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक फेज इसे बोलते हैं, जियोमेट्रिक फेज। अब ये जियोमेट्रिक फेज तब तक चलता है जब तक प्लांट थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, एक अच्छी सी मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, ठीक है, प्लांट मैच्योर हो चुका है, सब हो चुका है उसका, ठीक है, नाउ प्लांट इज मैच्योर एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सब हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, देखो जियोमेट्रिक फेज हो गई, उसके बाद ये बोल रहा है अर्थमेटिक फेज, जियोमेट्रिक के बाद ये बोल रहा है अर्थमेटिक फेज। अब इसमें क्या है कि अभी नाउ, बिकॉज अभी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन इज नॉट द फंक्शन रिमेनिंग, बिकॉज अभी प्लांट पूरा बन चुका है, अभी प्लांट पूरा बन गया है, अब प्लांट को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन, है ना, सरवाइव करने के लिए प्लांट को भी बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो अभी वो पूरे के पूरे सेल्स को, सारे सेल्स को सिर्फ डिवीजन में लगा देगा क्या, नहीं ना, अभी उसको बहुत फंक्शन, अभी उसको फोटोसिंथेसिस करना है, उसको वाटर अब्सॉर्ब करना है, उसे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, उसे प्रोटीन्स बनाने हैं, उसे एनर्जी बनानी है, उसे सब कुछ करना है। तो अगर उसको इतना सारा काम करना है तो उसको उसके लिए कोई सेल्स अलॉट करने पड़ेंगे ना, कि वो सारे सेल्स डिवीजन में ही लगा देगा, नहीं, उसको भी सेल्स अलॉट करने पड़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, कि सेल्स को स्पेसिफिक ड्यूटी मिलेगी, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, वही चीज है। देखो, तो अर्थमेटिक फेज जब होती है उसमें क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड कर गया, ठीक है, एक सेल 2 में डिवाइड कर गया, एक विल बिकम परमानेंट, एक विल बिकम, दिस सेल विल लूजेस इट्स कैपेसिटी टू डिवाइड, ये सेल लूज कर जाएगा डिवीजन की कैपेसिटी, ये सेल क्या करेगा, लूज कर जाएगा डिवीजन की कैपेसिटी, और जो एक सेल था वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक सेल था 2 में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ रहे हो, फिर ये 2 सेल हैं, इनके 4 बनेंगे, फिर इसमें से एक लूजेस इट्स कैपेसिटी टू डिवाइड, ऐसे होता है। तो दिस बिकम्स अरिथमेटिक फेज, ये लेटर ऑन स्टेजेस में होता है, जब प्लांट पूरा मैच्योर हो चुका है, मतलब प्लांट इज कंप्लीटली मैच्योर्ड, अब उसको सारे सेल्स वो डिवीजन में नहीं लगा सकता, उसको कुछ सेल्स को स्पेसिफिक फंक्शन देना पड़ेगा कि तू फोटोसिंथेसिस कर, तू रूट से पानी लेके आया, जो भी है, इसीलिए तो इस स्टेज पे होगा अरिथमेटिक फेज। अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, ये क्लियर है? यस सर। देखो, वैसे सेम चीज हमने लिखी और ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे भैया। तो इन अर्थमेटिक ग्रोथ देखो, अर्थमेटिक ग्रोथ जो बोल रहा है ये, एज इन रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड बाय माइटोटिकली डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, ठीक है, अर्थमेटिक में ऐसा होता है। नाउ वन ऑफ दीज डॉटर सेल डिफरेंशिएट टू बिकम परमानेंट सेल, अर्थमेटिक की बात चल रही है, एक परमानेंट सेल बन जाएगा, whereas the other one remains meristematic and divide again by mitotic division। अर्थमेटिक की बात चल रही है, नॉट द जियोमेट्रिक, जहाँ पे सारे सेल डिवाइड करेंगे कंटिन्यूस। The process continue and the new cells are constantly added to the body, resulting in the constant elongation and growth। इसकी वजह से क्या होगा, constant elongation and growth होता रहेगा प्लांट, बिकॉज ठीक है कुछ सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, बट एवरी सेल डिवीजन पे नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, वो दोनों ग्रोथ है, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ, दोनों में ग्रोथ हो रही है।
हाँ डेफिनेटली अर्थमेटिक में जो ग्रोथ हो रही है थोड़ी स्लो हो रही है, अर्थमेटिक में जो जो ग्रोथ हो रही है थोड़ी स्लो हो रही है, बिकॉज एक सेल मैच्योर हो जाता है, हर एक स्टेज पे एक सेल मैच्योर हो जाता है। अब देखो अगर यही चीज अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, द लेंथ ऑफ द ग्रोइंग organ or organism is plotted against the time, a linear curve is obtained. Mathematically it is expressed as LT is equal to L0 plus RT, लिखा हुआ है LT is length at time t, L0 is length at सर time 0. Yes sir. सर एक बार डायग्राम दिखाना अरिथमेटिक ग्रोथ का वापस। ये रहा अर्थमेटिक का, ये रहा डायग्राम। दो सेल थे डिवाइड किए, उसमें से एक सेल हो गया मैच्योर, एक सेल चला गया मैच्योरेशन में, बाकी एक सेल जो डिवाइड हुआ है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, Yeah, the length of the growing organ or organism is plotted on a graph against a linear curve. तो हमें एक लीनियर मिलती है, कर्व, लीनियर कर्व मिलती है अगर हम ग्रोथ को और टाइम को ऐसे कर दें। तो ये है एक आइडियल कंडीशन, ये है एक आइडियल कंडीशन। मतलब प्लांट में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हर टाइम अर्थमेटिक ग्रोथ नहीं होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर टाइम अर्थमेटिक ग्रोथ नहीं होती है। इनिशियली जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी, इनिशियली जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी तो वहाँ पे ग्रोथ हाई होगा, फिर आगे चल के बीच में ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, फिर आगे चल के ग्रोथ डिक्लाइन होने लगेगी। तो ऐसा होता है प्लांट के केस में। तो ये है एक आइडियल कंडीशन कि अगर हम ग्रोथ एंड टाइम को देखो, सिंपल लॉजिक है, अगर ग्रोथ को और टाइम को आप प्लॉट करोगे तो विद टाइम जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, मतलब आज आप 1 साल के हो, फिर आप 2 साल के हो, 3 साल के हो, 4 साल के हो, तो ग्रोथ तो बढ़नी है ना, ग्रोथ तो बढ़नी है। अब 1 साल में इतने थे, 2 साल में इतने हो गए, 3 साल में इतने हो गए, 4 साल में इतने हो गए, 5 में इतने हो गए। सिंपल है, लीनियर कर्व ही मिलेगा ना आपको, लीनियर कर्व ही मिलेगा आइडियल कंडीशन में, अगर आप कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हो। हाँ, इट इज सिमिलर इन ह्यूमंस, अगर आप कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हो तो आपको लीनियर कर्व मिलना चाहिए। बट ये है आइडियल कंडीशन, और आइडियल तो चीजें कभी होती नहीं है। ठीक है, आइडियल चीजें कभी होती नहीं है। अब क्या होगा देखो, ग्रोथ मे नॉट बी सस्टेन्ड एट हाई रेट, कंटिन्यूअसली हाई रेट पे ग्रोथ कांस्टेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ में नॉट बी सस्टेन्ड एट हाई रेट थ्रू आउट द लाइफ। यस, ये डेफिनेटली नो, ग्रोथ कांस्टेंट है, ग्रोथ हो रही है, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, बट वो हमेशा सेम स्पीड से करेंगे क्या, वो हमें नहीं पता है। अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो ग्रोथ विल बी हायर, अगर वो इनिशियल स्टेज पे है ना, जियोमेट्रिक ग्रोथ अगर हो रही है तो उस टाइम पे ग्रोथ विल बी हायर, बिकॉज नाउ सेल्स डू नॉट हैव एनी अदर फंक्शन एंड जस्ट सेल डिविजन, दे आर ओनली डिवाइडिंग, तो इनको कोई काम नहीं है। बट आगे चल के नाउ आ जाता है अर्थमेटिक का सीन, कि उसमें दो सेल्स अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, एक सेल विल बिकम परमानेंट टिश्यू एंड इट विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। So when the parameter of growth, weight, volume, size, etc. of a plant organ is measured and is plotted against the time, an S-shaped curve is obtained. ये है real condition कि ऐसा होता है, S-shaped curve is obtained. This is called as growth curve or sigmoid curve और S curve. Growth curve, sigmoid curve और S curve इसका नाम दिया गया है। ठीक है, the growth of an entire plant or plant organ characteristically passes through different phases. The growth of an entire plant or plant organ characteristically passes through different phases. The time course of the growth plotted on the graph paper shows S-shaped sigmoid curve. Same चीज वापस रिपीट हुई है ये। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है वो ग्राफ, ठीक है, ये है वो ग्राफ। ग्रोथ एंड इनिशियली फर्स्ट स्टेज होती है लैग फेज, सेकंड होती है एक्सपोनेंशियल एंड थर्ड होती है स्टेशनरी। आगे चल के वो स्टेशनरी हो जाए, एक बार प्लांट बड़ा हो गया कंटिन्यूस कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेशनरी फेज में आ जाता है। ठीक है, ग्रोथ देख लो इसको, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। सर ये एग्जाम में आएगा क्या, सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए? नहीं नहीं, एग्जाम में आएगा ये। ओके। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेज देखो, it has been shown that the rate of growth is initially slow, known as lag phase. तो initially जो growth होगी that will be slow। अब बताओ initially जो growth होगी why it will be slow?
Can anyone give me a reason? सर उस टाइम पे कम डिवाइड होंगे ना, क्योंकि ज्यादा सेल पहले डिवाइड हो चुके हैं, तो उस हिसाब से कम सेल है पहले ज्यादा इसलिए, फिर कम स्टेशनरी। बट सेल तो है। देखो सर इनिशियली जो लैग फेज क्यों होता है, देखो जो सीड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के अंदर होगा, नो सनलाइट, ठीक है, no sunlight, correct, the plant has less resources to start with, yes, no, there is no sunlight, it is completely dependent on what, endosperm, it is completely dependent on endosperm for its nutrition, endosperm से ही nutrition derive करता है, तो that will be less, plant को grow करने में उतना helpful नहीं होगा। जैसे ही सॉइल के बाहर आ जाता है वो प्लांट एंड रूट्स अच्छे से सॉइल में जम जाते हैं, रूट्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं मिनरल्स, एंड अब वो सॉइल के ऊपर आ चुका है, डायरेक्ट सनलाइट। अब क्या होगा, अब ग्रोथ बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, सिंपल है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो है ये, the growth rate then gradually becomes more and more rapid. This phase of growth is termed as what, log phase or exponential phase? log phase या फिर exponential phase, exponentially grow करेगी अभी ग्रोथ, बिकॉज रूट्स को भी अच्छे से न्यूट्रिशन, रूट्स अच्छे बड़े हो गए हैं, रूट्स कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेंगे, लीव्स आ चुके हैं, प्लांट एक छोटा प्लांट बन चुका है, लीव्स डायरेक्ट सनलाइट लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, उससे ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ेगी। फिर लास्ट स्टेज है, सब्सिक्वेंटली द ग्रोथ रेट स्लोज एंड फाइनली स्टॉप्स, द लेटर इज टर्म्ड एज स्टेडी फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात चले, ग्रोथ होती रहेगी, देखो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, बट अभी जो सेल डिवाइड होंगे ना, दोज विल बी नॉट, मतलब एक, अब हमें डेफिनेटली ये लगता है कि देखो ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी कभी भी, ग्रोथ ऐसे स्टॉप नहीं होगी, सेल्स तो डिवाइड करते ही रहेंगे, फ्रूट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन सब में सेल्स की नीडेड होगी, तो ग्रोथ को अब बंद हो रही है, जीरो हो रही नहीं बोल सकते, बट यस एक स्टेज पे जाके वो स्लो जरूर हो जाएगी, एक स्टेज पे जाके। अभी एक देखो ना, एक मैंगो ट्री है जो आपने कभी बचपन में लगाया हो, आज उसकी बहुत हाइट है, बट अभी अब देखो उसको हर साल 2 साल 3 साल, अब वो मोर और लेस वो स्पेसिफिक उतना ही दिखेगा कि और बढ़ता ही जा रहा है, बताओ। स्टेशनरी। मतलब स्टेशनरी पे आ जाता है, वो स्टेडी हो जाता है कि अभी उसकी जो सेल ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स हो रही है, या फिर फ्लावरिंग के लिए हो रही है, या फिर फ्रूटिंग के लिए हो रही है, ठीक है, बट अब ये नहीं बोल सकते कि एकदम फुल स्टॉप लग चुका है ग्रोथ पे, नहीं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन अभी भी है, बर्ड्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, बट यस अभी एक स्टेशनरी फेज, एक स्टेडी फेज आ गया है कि बस जो ग्रोथ होनी है वो फ्रूटिंग के लिए होगी या फ्लावरिंग के लिए होगी, या ऐसा, क्लियर है? ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, तो आई होप कि आप लोग इसको करके रखो, करोगे, अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार, कोई डाउट हो तो। नाउ कंडीशंस फॉर ग्रोथ है, सो व्हाट आई विल डू इज, दिस इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस। आई डोंट थिंक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑप्टिमम प्लांट की ग्रोथ कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए, वाटर जो होना अवेलेबल इन रूट्स अच्छा होना चाहिए। तो आई हैव गिवन ऑल द पॉइंट्स, आपका होमवर्क यही होगा आज के लिए कि जस्ट आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको ये पीडीएफ एक बार रीड कर लेना है, तो अभी करो या शाम को करो, आपकी मर्जी है, बस ये आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, आपको ये रीड कर लेना है। तो एक काम करते हैं, जस्ट रीड इट डाउन, अभी वैसे भी है हमारे पास टाइम, I will definitely not start with the next topic because that is important, because वो 3 definitions बहुत important है, तो हम कल ही करेंगे, but class I will finish it off a little early, 5 minutes are there, तो आप ये 5 मिनट में I will request कि आप लोग पढ़ लो, मैं तुरंत के तुरंत आपको ये फाइल भेज रहा हूँ, तुरंत के तुरंत की फाइल आपको भेजता हूँ, ठीक है, before that give me an attendance, before that give me your attendance।
I'll just tell me किस किस का attendance हुआ है. I got attend. Tanuja, who is Tanuja? Tanuja, is this your first class? अब तो दिखे ही नहीं. Or were you there for earlier class as well? This is your first class. Okay. So I hope you might have had some problems because there were many topics जो हम earlier कर चुके हैं इन सबके साथ. So they were relating it more better than you. So if you have any doubts regarding this chapter, you can directly message me. I can solve your query. And the recorded lecture is always there. You can just give a look at them. And I have just in the last week I have shared all the PDF, the chapters which we have done. Okay. Okay. एक मिनट क्या था? सत्यम कुमार आपका भी पहला ही है क्या? आप थे पहले कभी? सत्यम कुमार कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं. सर लेफ्ट हो गया वो. बढ़िया. एक मिनट आई जस्ट सेव दिस. अभी लेफ्ट कर दिया सर उसने. ठीक है, नो इश्यूज. चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सर. Share the PDF. Goodbye. Have a nice day.